इनके कोई इख्तलाफ पैदा हो गया कोई लेन देन के मामले पे, उस दौरान उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा है, कट्स लगाए जाते रहे हैं उस पे। इसहाक डार जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म है उनका नवासा है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान इस वक्त पुलिस के लिए बन गया। उस SHO ने रात के 2 बजे मजिस्ट्रेट के घर चले गए और उसके बाद उस SHO के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। 2 खवातीन थी, वो आई, उन्हें अगवा कर लिया गया, उनसे तावान मांगा गया, लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? अच्छा, पहली बात है मेरा इस पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। गो कि अब ये बहुत हाईलाइट केस चल रहा है जी, कि इसमें अगवा कहाँ पे है। अगवा वाली बात समझ में नहीं आती कि वो जो 2 खवातीन आई उनमें से एक खातून जो हॉलैंड से जिसका तल्लुक़ था उसका रज़ा डार के साथ पहले से तल्लुक़ भी था और कोई जॉइंट वेंचर भी था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और अभी आपने बात की कि ये कौन सी फैमिली, अब तो ढकी छुपी नहीं रही कि इसहाक डार जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म है उनका नवासा है और जोली डार जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक अहम ओहदे पे भी हैं उनका भांजा है। अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे एक दौर में कि एक अहम शख्सियत का बेटा बहुत बड़ा नुकसान कर बैठा दुबई में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बिल्कुल। तो उस दौर में भी डार फैमिली का नाम लिया जाता था क्योंकि डार फैमिली के दुबई में खासे वसी पैमाने पर कारोबार भी हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद अब फिर क्रिप्टो करेंसी, यानी बुनियाद क्या है इस सारे मामले में, क्रिप्टो करेंसी का एक कोई मामला है। अब 2025 में सिंगापुर में भी इनकी मीटिंग्स हुई उस खातून की रज़ा डार के साथ। उसके बाद उन्हीं की दावत पर वो अपनी सहेली समेत पाकिस्तान आती है। उसके लिए वीज़े का एहतमाम किया जाता है, उसे एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से रिसीव भी किया जाता है, उसको एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ घुमाया फिराया भी जाता है। तो यहाँ पे अगवा कहाँ पे आ गया? इसलिए मैं वो अगवा वाले मामले को तो कंसीडर नहीं करता कि वो रज़ामंदी से वहाँ से यहाँ पाकिस्तान आई थी। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जब वो आ गए, इनके कोई इख्तलाफ पैदा हो गया कोई लेन देन के मामले पे, तो आप उनको यरगमाल बना के कह सकते हैं कि रखा हुआ था या हब्से बेजा में रखा हुआ था और उस दौरान उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। अब इसमें सबसे अहम किरदार जिसको छुपाया जा रहा है, जो एक बिग बॉस का जिक्र किया गया है। बिग बॉस कौन है? बॉस का जिक्र FIR में भी किया गया है। वो बॉस कौन है उसको अभी तक कवर किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है और उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। इसमें एक बात मैं लिंक कर दूं कि इससे पहले भी एक दफा एक बिग बॉस का तस्वर हुआ था डकी भाई के केस में, और आज दूसरी वो बिग ब्रदर थे, और अब बिग बॉस है। तो ये बिग के साथ जुड़े हुए लोग काफी ज्यादा सामने आने लगे हैं ना, निकनेम कह लें कि उस वक्त जब वो शख्स आया हो ना उनके सामने जिसका जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा FIR में उसका हुलिया भी बयान किया, उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे वो भी बताया और उसको बॉस बॉस कह के पुकारा जा रहा था। डेफिनेटली इनके ग्रुप का कोई हिस्सा होगा और वो सामने अगर तो हिम्मत कर ली पुलिस ने, क्योंकि अब वो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हिम्मत तो यहाँ तक भी पुलिस ने की कि वो आधी रात को मजिस्ट्रेट के घर भी पहुँच गई थी। उसकी क्या वजह थी? तो वह उस तरफ भी आता हूँ। तो मकसद है कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान इस वक्त पुलिस के लिए बन गया कि एक ऐसा मुल्ज़म जिसका नाना मुल्क का नायब वज़ीर-ए-आज़म है, जिसका मामू सूबाई हुकूमत का हिस्सा है और दीगर अजीज़ व कारब जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त हुक्मरान जमात के रिश्तेदार भी हैं सारे। तो पुलिस अब इस मामले में क्या करती है? अब एक तरफ हुक्मरान जमात भी है, दूसरी तरफ 2 गैर मुल्की खवातीन के हवाले से उनके मुल्क की एम्बेसीज भी एक्टिव हैं और ये सारी कार्रवाई एम्बेसी की मुदाखलत से हुई ना, जो रातों रात फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ, हालांकि पहले अवॉइड किया जाता रहा। उसके बाद मेडिकल कराने के लिए रातों रात SHO को मजिस्ट्रेट के घर जाना पड़ा और उसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब वो कहानी यूँ बनी थी कि जिस वक्त ये प्रेशर बिल्टअप हो गया था कि अब इस पर कार्रवाई की जानी है, मुकदमे के अंदराज के बाद जब ज़्यादती का मामला होता है तो मुतासरा जो भी खतून होगी उसका मेडिकल बहुत ज़रूरी होता है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया कोई इल्ज़ाम तो नहीं। और वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए अब चूँकि प्रेशर था
तो उस SHO ने रात के 2 बजे मजिस्ट्रेट के घर चले गए। मजिस्ट्रेट ने एक आला ऑफिसर जिसमें DIG फैसल कामरान का नाम लिया जा रहा है कि वो SHO ने कहा कि आप DIG साहब से बात कर लें। उन्होंने इनकार कर दिया, वो बुरा मनाया इस बात को, और उसके बाद उस SHO के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, और उसमें फिर ये भी बता दिया गया कि वो ज़बरदस्ती घर घुसा और ये सारा मामला। तो ये SHO इस मामले में मुअत्तल हुए? वही ये मामला, और थोड़ा सा इसमें मुकदमा के अंदराज में जो तख़ीर, जो एक रवायती तरीका है पुलिस का। अब जाहिर है जब एक तरफ मुल्क का नायब वज़ीर आज़म का मामला हो और हुकूमती मशीनरी का मामला हो, वहाँ एक SHO बेचारे की क्या हैसियत है कि वो खुद से कोई डिसीजन ले। उसको जाहिर है जब तक अपने अफसरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इन मामलात में तो कॉन्शियस तो होते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें इस वाक़े के हवाले से, बहुत जुल्म हुआ, क्योंकि FIR के जो मंदरजात हैं, जो उसमें इन पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, वो कुछ ऐसे इल्ज़ाम हैं कि जो आप बयान नहीं कर सकते। उसमें एक खातून का ये भी कहना था कि वाकई आप सही कह रहे हैं, नहीं बयान कर सकते, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि एक खातून के बयान के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और कट्स लगाए जाते रहे हैं उस पर। तो क्या ये ऐसी सिचुएशन बाज़ औक़ात, अगर आप इसका एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिक्र अभी नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है ऐसा है कि ये नशे की हालत में ऐसी हरकत भी की जाती हैं। क्योंकि अब जो ये एलीट क्लास लोग होते हैं, उनमें जो एक महंगे, जिस तरह पिछले दिनों पिंकी के हवाले से कोकीन का बड़ा जिक्र हुआ था, तो ये नशा की हालत में भी ये हरकतें की जाती हैं। पाशा साहब, इसमें तशद्दुद अमेज़ रवैया जिसे आप कहते हैं, जिस तरह वो बताया, FIR में जिक्र है कि किस तरह शीशे के वार किए गए, उन्हें तशद्दुद भी किया गया। और जाहिर है जब आप किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ कोई एक्ट करने की कोशिश करोगे, वो मज़ाहमत तो करेगा ना। फिर इसके अंदर ये भी बताया गया कि जब एक शख्स दूसरी एक खातून से ज़्यादती करने लगा तो उसने कहा कि अभी मैं कंवारी हूँ, तो वो हट गया, लेकिन उसके बाकी साथी नहीं हटे। डेफिनेटली मैंने कहा कि अभी ऐसी कई FIR में चीज़ें हैं कि जो नाकाबिले बयान है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पूरी डिटेल बताई हुई है। उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ छुपाई नहीं, वरना ढके छुपे अल्फाज में कई चीज़ों को बयान किया जाता है। उसमें ओपन सारी चीज़ें उस FIR के जो मतन है उसमें बताई गई। और अगर आप उन चीज़ों को देखें तो इंतहाई जुल्म हुआ है, ज़्यादती है। अभी आप ये देखें, वो गैर मुल्की थी, अगर वो कोई पाकिस्तानी ख़वातीन भी होती तो फिर भी जुल्म है, फिर भी जुल्म तो जुल्म है। दूसरी बात, ओवरऑल आप देखें कि आपका दुनिया में इमेज क्या जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जो हमारा एक बड़ा ज़्यादा एक इमेज एक दौर में ख़राब रहा कि भाई यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की टूरिज़्म, जो बाहर से टूरिस्ट आता था, बहुत मुतासर हुआ ये हमारा शोबा। हालांकि पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान में बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं, सियाती मकामात जिन्हें आप कहते हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा ज़र मुबादला टूरिज़म की शक्ल में आ सकता है। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कि लोगों के ज़हनों में ये है कि यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हालिया वाक़यात जो होते हैं, एक चकवाल वाला वाक़या हुआ जिसमें एक ऑस्ट्रेलवी निजात जो फैमिली थी, जो उस मासूम बच्ची वाला मामला हुआ, CCD की जानिब से हुआ, तब भी एक ऑस्ट्रेलवी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। बिल्कुल होना पड़ा। अभी तो वो दाग नहीं धुले थे, तो ये अब 2 कंट्रीज़ का मामला आ गया कि जिसमें नीदरलैंड और वेनेज़ुएला। ठीक है। तो आपका तासर क्या जाएगा उमूमन? ये नहीं कि ये चीज़ अब ये सामने आएगी कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन सेफ़ ही नहीं है।